Good morning, students. क्लास 7 का साइंस से हम टॉपिक शुरू किए थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो पिछले जो दो क्लास हुए थे उसमें आप देखे होंगे एसिड और बेस के बारे में मैंने काफी डिस्कस की थी। आज तो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो इसलिए तीन टॉपिक है एसिड बेस और सॉल्ट। तो आज हम सॉल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, यूज ऑफ सॉल्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन। पिछले दिनों मैंने इंडिकेटर के बारे में काफी चर्चा की थी। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? फिर मैंने एसिड सॉल्यूशन आपकी को बेसिक चल दिखा रहा था, टीचर बना तो एक होगा बोर्ड पर। ये सर तीन कलर हैं, दिखाई दे रहा है। ये ब्रिंजल कलर है, रेड है और व्हाइट है। तो ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है रेड वाला, और ये व्हाइट वाला क्या है? हाइड्रोजन है। लेकिन जब मिलता है HCl के साथ, ठीक है, तो HCl में क्या है? ये ग्रीन Cl है और ये क्या है? ये आप ध्यान से देख लीजिए, आपके पास बुक होगा ही। तो ये हाइड्रोजन है, जब कंबाइन होता है तो बनता है वाटर और NaCl। ठीक है, यानी एक एसिड एक बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो न वो एसिड रह जाता है न वो बेस रहता है, बल्कि एक फ्यू थिंग्स बनता है, और जो बनता है वो क्या होता है? सॉल्ट। तो अब हम उससे थोड़ा चल रहे हैं। When an acidic substance or a basic solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and basic nature of the base are destroyed, and this process is known as neutralization। यानी एसिड भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे और बेस भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे, और छोड़ने के बाद वो एक अलग चीज बन जाती है। तो जो छोड़ने की क्रिया है इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और जो बनता है वो होता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यू सबस्टेंस बने। इसी को सिंपल में आपको लिखा गया एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ, कुछ चीजों में हीट भी रिलीज होती है, हीट भी बाहर निकलती है। अगर हम एग्जांपल दें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमन एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। अब एक वर्ड है रिलीज, हीट रिलीज करना, हीट को बाहर निकालना। तो इस पर पूरा टेम्परेचर के आधार पर अगर बात करें तो हमारे जो रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर निकलता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें हमको रिएक्शन कराने के लिए हीट देना पड़ता है। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, और जब एक्टिविटी किया, जैसे मैंने कोल लिया, कोल को मैं जब जलाऊंगा तो क्या होगा? हीट निकलेगा, लाइट निकलेगी। ठीक है, कैंडल को मैं जलाऊंगा, क्या होगा? हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी। लेकिन तो ये जो चीज कैंडल को जलाने के बाद जो हीट निकली, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हमें हीट देना पड़े, अब जैसे मान लीजिए कि हम अपने हाथ में थोड़ी सी स्प्रिट ले लें, ठीक है, तो जब स्प्रिट लेंगे हम अपने हाथ में तो क्या होगा? वो हमारे बॉडी से हीट लेगा और वेपोराइज होगा। तो उसको वेपोराइज होने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें हीट देना पड़ा। ठीक है, वेपोराइज होने के लिए क्या करना पड़ा? हमको हीट देना पड़ा। तो वो कैसा हो गया? एंडोथर्मिक।
अब थोड़ी साल्ट के बारे में चल रहे हैं। तो साल्ट आर कंपाउंड दैट आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। साल्ट वो कंपाउंड है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। दे आर द क्रिस्टलाइन कंपाउंड एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल का हिंदी होता है रावा, डिक्शनरी वर्ड देखेंगे रावा, और बोलचाल की भाषा में कहें तो दानेदार। भाई सॉल्ट तो आप देखें, मतलब कॉमन सॉल्ट तो आप देखें, नमक जो आप यूज करते हैं, अगर नमक को छू कर देखें, चाहे वो महंगा हो या सस्ता, उससे कोई नहीं रहता है। नमक की किसी भी चीज को अगर छू के देखेंगे आप तो कैसा लगेगा? दूसरा लगेगा। पाउडर की तरह चिकना नहीं लगेगा, मैदा की तरह चिकना नहीं लगेगा, क्या लगेगा? दूसरा लगेगा। तो इसको रेपन को कहते हैं क्रिस्टलाइन। तो सॉल्ट जो होते हैं क्रिस्टल के रूप में होते हैं, रावा के रूप में होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर। सबसे बड़ी बात है कि सॉल्ट जो होते हैं क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। किसमें? और सॉल्ट जब सॉल्युबल होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करते हैं? पिछले दिनों मैंने आपसे एक बात कहा था कि मान लीजिए कि हम एक बीकर ले लेते हैं या किसी की ग्लास ले लें, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा, दो वायर में लगा सकते हैं आप। इसका कनेक्शन में हम एक तेल जोड़ दें, एक बल्ब जोड़ दें, तो देखेंगे आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये वाटर लिए और कैसा वाटर लिए है? डिस्टिल वाटर। तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। एसिड वाले में मैंने चर्चा की थी। लेकिन अगर इसमें आप 1 चम्मच सॉल्ट डाल दें, ठीक है, आप सॉल्ट ले लें और चम्मच से 1 चम्मच सॉल्ट ले लें, ठीक है, इसमें सॉल्ट है और 1 चम्मच सॉल्ट डाल दें तो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। जब डिसॉल्व हो जाएगा तो उसके सोडियम, आपको थोड़ा ऊंचे क्लास की चर्चा नहीं करनी चाहिए, मैं कर दे रहा हूँ कि सोडियम और क्लोरीन दोनों आयन में टूट जाते हैं। सोडियम प्लस हो जाता है, क्लोरीन माइनस होता है। वो आयन में ब्रेक डाउन होते हैं और जब आयन में ब्रेक डाउन होंगे तो दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कंडक्टर हो जाएंगे और जब कंडक्टर हो जाएंगे तो ये बॉल आपकी क्या होगी? हो जाएगी। अब आप सोचते होंगे सर ये कैसा फिगर बना दी? तो जब आप थोड़े से 8 में आएंगे तो ये सिंपल है। अब हम बॉल की जगह फ्लिप का बॉल तो नहीं बनाएंगे, स्विच की जगह हम स्विच नहीं लगाएंगे। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। सिंपल के द्वारा हम शो करते हैं कि ये सेल है यानी बैटरी है, इसमें डिस्टिल वाटर डाले हैं, ठीक है, ये बॉल है, तो सिंपल है। अब थोड़ी सी है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट की प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? तो सॉल्ट के क्या क्या गुण? भाई सॉल्ट को तो एक गुण तो मुझे याद है, शायद दूसरा गुण आपको भी याद हो। पहला गुण तो मुझे याद है कि अगर खाने में सब्जी में नमक न हो तो उसका टेस्ट अच्छा है ना। तो सॉल्ट आर यूजली सॉल्युबल इन वाटर। पहला प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे कि सॉल्ट क्या होते हैं? पानी में सॉल्युबल होते हैं। मोस्ट ऑफ सॉल्ट आर सॉलिड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब सॉल्ट क्या होते हैं? पहला बात मैंने क्या सिखाया आपको कि सॉल्ट जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अभी सिखाया नहीं आपको। द वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड टू द सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर क्रिस्टल। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल, अब एक सवाल आपने कहा, आपके मन में आएगा कि सर कह रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाटर क्रिस्टल? भाई नमक ले लें आप, ठीक है, और नमक को एक
कटोरी में रख दे, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, उसमें वाटर की मात्रा आ जाएगी। आपका नमक क्या होगा, फ्रेश नहीं होगा, आपके नमक में क्या होगी, वाटर की मात्रा आ जाएगी और नमक गीला होगा। इसीलिए आप अपने पेरेंट्स को देखते होंगे कि जब नमक बर्तन में नमक रखा जाता है, कॉमन नमक रखा जाता है, उसके ढक्कन को टाइटली पैक रखते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूजली फिक्स और लूजली बाउंड इन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, आपके विद्यालय के लैब में है कॉपर सल्फेट CuSO4, ये पूरा ऐसे 5 मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर होता है, इसका कलर ब्लू होता है। और आयरन सल्फेट FeSO4, जिसमें 7 मॉलिक्यूल वाटर होता है और ये H2 होता है। अब एक सवाल है कि ये वाटर आते कहाँ है, तो ये वाटर हमारे एटमॉस्फेयर से अटैच कर जाता है। आप भी एक्सपेरिमेंट करिएगा कि कटोरी में थोड़ी सी नमक रख के 2-3 दिन छोड़ दीजिए, अभी बरसात का मौसम नहीं, बहुत अच्छा मौसम है, और रख देंगे तो देखेंगे कि आपका सॉल्ट जो है, आपके सॉल्ट क्या हो रहा है, उसमें से चिपचिपा हो गया। अब एनहाइड्रेट सॉल्ट, when anhydrous salt lost the water of crystal, they left salt which was anhydrous salt. For example, CuSO4 white in color और anhydrous। हाँ एक बात अभी देखिए भाई, बहुत अच्छी बात है कि CuSO4 5H2, जब CuSO4 5H2 होगा, वाटर की मात्रा होगी, फिर इसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। भाई अगर आज तो मुझे थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर आज लॉकडाउन नहीं होता तो मैं आपको करके दिखाता कि CuSO4 5H2 है, इसका कलर ब्लू है, लेकिन उसी CuSO4 को मैं हीट कर देता, उसके वाटर ड्रॉपलेट्स को हटा देता, तो इसका कलर कन्वर्ट होकर व्हाइट हो जाएगा। यानी वाटर है तो कलर चेंज है, वाटर नहीं है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अब कुछ कॉमन सॉल्ट है, भाई बात करते हैं तो थोड़ी सी कॉमन सॉल्ट की बात चर्चा कर ले, हम कॉमन नेम की चर्चा कर लेते हैं। कहें कि केमिस्ट्री हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और हम केवल केमिस्ट्री ही के नाम जान लें तो थोड़ी सी हम कॉमन लाइफ में दिक्कत हो जाती है। मुझे याद आया कि एक आदमी का बच्चा पढ़ने गया लंदन के लिए, और वहाँ के स्टाइल में रह गया, गांव का बच्चा था, ठीक है, और उसे याद पड़ गई ब्रिंग वाटर, ठीक है। जब वो गांव आया और सडनली बीमार पड़ गया, ठीक है, पहले के जमाने में तो पढ़े लिखे लोग कम होते थे, तो वो जब बीमार पड़ गया, उसको प्यास लगी, ठीक है, तो उसने चिल्लाना शुरू किया, ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वाटर। गाँव वाले तो समझे नहीं, उसको समझे ब्रिंग वाटर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रिंग वाटर, चिल्लाने लगा। तो सभी गाँव वाले समझने लगा ये क्या मांग रहा है, फिर तेज से उछलने लगा। समझ रहे हैं गाँव वाले क्या समझे, अरे इसको कुछ परेशानी है, ठीक है, ये उछल रहा है, ठीक है, बार बार इशारा कुएं की ओर कर रहा था कि ब्रिंग वाटर। नहीं तो गांव वाले क्या किए, उसको हाथ पैर पकड़े और कुएं में डाल दिए, कि इशारा कर रहा है कुएं की और कुएं में उसको डाल दिए। तो भाई कुछ ऐसी बातें जो हैं जो हमारे कॉमन जिंदगी में, ठीक है हम अपनी एजुकेटेड हैं, लेकिन हमें कॉमन जिंदगी की बातें भी याद रखनी चाहिए। तो अभी बात करते हैं कॉमन साल्ट, जिसको हम टेबल साल्ट करते हैं, जिसको हम घर में यूज करते हैं। इसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। तो कॉमन साल्ट हम यूज करते हैं, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। आप लैब में अगर आपके टीचर बात करें तो आपको कहना पड़ेगा सोडियम क्लोराइड, लेकिन अगर मम्मी से बात करनी हो तो आपको कहना होगा कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट। दूसरी बात है वॉशिंग सोडा। भाई आज तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज कुछ दुकानों में हो सकता है कि अवेलेबल है। ये व्हाइट कलर का होता है वॉशिंग सोडा, जिसका नाम है हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। ये वॉशिंग सोडा अभी आजकल सर्फ जो बनता है उसी से बनता है, जिसको कपड़ा धोने के काम में आता था। ये व्हाइट कलर का होता था। और अगर सिंबल दिखे तो Na2, आपके पास बुक्स होगी आप देख सकते हैं, Na2CO, KNH2, यानी इसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होती थी।
आज जो हम लोग यूज करते हैं घड़ी सर्फ है ना, घड़ी है, निरमा है, बहुत सारे सस्ते सर्फ हैं। तो इन सब में मेनली क्या है, इन सब में वॉशिंग सोडा है, क्योंकि वॉशिंग सोडा के कारण ही कपड़े हमारे साफ होते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। भाई नाम ही से पता चल रहा है बेकिंग, बेक करने वाला, पकाने वाला। और ये सोडे को केमिकल नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जो मिठाई उठाई बनाते हैं उसमें यूज कर लेते हैं। हाँ बेकिंग इसको ब्रेड जो बनाते हैं उसमें से यूज करते हैं, इसी के कारण जो ब्रेड होती है फुलती हो जाती है। उसका बाद है स्मेलिंग सॉल्ट जिसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट। उसके बाद है ग्रीन विक्ट्रोल, जिसको आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में, टेंशन नहीं है, कभी जान जाइए। ग्रीन विक्ट्रोल जिसका नाम है, इसको नीला सोथा भी कर, सॉरी हरा सोथा भी बोलते हैं, कॉमन नाम है इसका, हाइड्रोजन फेरियस सल्फेट। ब्लू विक्ट्रोल जिसको नीला सोथा कहते हैं, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट। जिप्सम सॉल्ट इसको बोलते हैं हाइड्रेट मैग्नीशियम सल्फेट। चॉक इससे परिचित है, चॉक में ये आप मेरे हाथ में ही है, इसको हम लाइम स्टोन कहते हैं, या मार्बल जो है, मार्बल क्या बोलते हैं, उसका बोलते हैं मार्बल को बोलते हैं हिंदी में संगमरमर, ठीक है। तो संगमरमर ऐसा नहीं है हिंदी, अभी इससे पहले हिंदी की शायद से बाद हिंदी क्लास होगी, तो संगमरमर, ठीक है, कॉमन नाम है। और ऐसा मत समझिएगा कि दो आदमी अगर एक साथ मरते हैं तो कहते हैं संगमरमर, वो नहीं, मार्बल संगमरमर। ये चॉक फैमिली का ही है, लाइमस्टोन फैमिली का है, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। व्हाइट विक्ट्रोल जिसको है हाइड्रेट जिंक सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ इसकी तो मोटिया में मिलती है, व्हाइट कलर की होती है। अदरवाइज आप एक चीज और देखते होंगे कि भाई किसी आपके भाई रिश्तेदारों के हाथ पैर टूट जाते हैं, तो जो हाथ पैर टूट जाते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर एक बैंडेज लगा के और एक व्हाइट कलर की लेप लगा के जाती है, जिससे कि वो हार्ड हो जाता है। तो वो होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका नाम है हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद एक आता है पोटाश, इसका नाम है पोटाश एलम, ठीक है। और कॉमन नाम इसका होता है फिटकिरी। भाई फिटकिरी तो आप समझ रहे हैं, सैलून में जाते हैं बाल कटाने के लिए, देखते हैं कि एक व्हाइट पत्थर या कलरलेस पत्थर होता है, जिसको आपके कहीं कट जाता है तो लगाता है, ये आपके गार्जियन दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें लगाते हैं। तो इसका नाम है फिटकिरी, कॉमन नाम है, और केमिकल का नाम है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर नाइट्रेट की बात करें तो इसका नाम है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट, जिसको मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। अब हम यूज की बात करते हैं, आज यूज नहीं बताएंगे। तो सॉल्ट का यूज करें, इतना पढ़ा भाई, अगर इतना पढ़ने के बाद अगर यूज भी ना हो तो फिर हमारे लिए पढ़ना क्या है। तो यूज की बात करें तो डोमेस्टिक यूज, दो यूज होते हैं, एक इंडस्ट्रियल यूज और एक डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज का मतलब होता है कि हम घर में यूज कैसे करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट इज यूज फॉर used in large amount of table salt. It is used to prevention of food difficulties. तो कॉमन सॉल्ट का यूज तो हम टेबल सॉल्ट में करते हैं। आप अगर होटल में जाते हैं तो देखते हैं कि छोटी छोटी डिब्बे रखी रहती है जिसमें सॉल्ट होता है। और दूसरी बात फिर अचार बनाने में, भाई अचार बनाने में भी इस सॉल्ट का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिवेंटिंग फ्रेश फिश एंड मीट। हाँ, ये जो हम लोग बड़ी मछलियाँ लेते हैं ना मार्केट से, तो उस मार्केट में मछलियाँ जो होती हैं उसमें देखेंगे उसको पैकिंग करते समय उसमें सॉल्ट डाल दी जाती है, आइस डाला जाता है, सॉल्ट डाला जाता है, जिसके कारण उसकी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी बढ़ जाती है और आइस जल्दी खराब हो जाता है। तो खैर सॉल्ट जब डालते हैं इसके कारण की वो मछलियाँ बहुत देर तक फ्रेश रहती है। वॉशिंग सोडा यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट टू वॉश क्लॉथ। वॉशिंग सोडा का यूज हम डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं। और इट इज ऑल्सो यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। इसको आग बुझाने वाले यंत्र में भी इसको हिंदी वर्ड है अग्निशामक यंत्र। ये नाम ज्यादा है लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर समझिए कि आग बुझाने वाले यंत्र में से यूज करते हैं। बेकिंग सोडा यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड टैबलेट। हाँ, इसका यूज होता है एंटासिड टैबलेट में भी होता है, आगे पिछले दिन में
बताया था एंटासिड। अगर आपको कभी कभी बहुत एसिडिटी हो जाए या आप बहुत ज़्यादा कुछ ईट कर ले, थोड़ा सा होता है आदमी के कुछ मनपसंद खाना होता है तो बहुत ज़्यादा खा लेता है। पिछले 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं देखा कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई तीज का पर्व था और ठेकुआ पिरुकिया खाते गए, बिल्कुल 30-32-35 पिरुकिया खा लिए और फिर क्या हुआ, 2-3 घंटे के बाद चिल्लाने लगे, अरे यार पेट में बहुत दर्द होने लगी। तो अगर ऐसी समस्या है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा कर दें तो ये एंटासिड है, आपकी एसिड से रिलीफ करेगी और आपको आराम मिलेगा। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल यूज़ की, तो कॉपर सल्फेट जो है ये फंगिसाइड इन एग्रीकल्चर में यूज होता है। फंगिसाइड फंगस को लॉस करता है। इट इज ऑल्सो यूज इन डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री एंड इन इलेक्ट्रोप्रेटिक। इसका यूज हम डाई बनाने में, कलर बनाने में करते हैं, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बनाने में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग स्टेचू। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम स्टेचू बनाने में करते हैं। देखते हैं दिवाली समय व्हाइट चॉक टाइप की मूर्तियाँ मिलती है। इट इज यूज टू सेटिंग द ब्रोकन बोन्स। मैंने अभी चर्चा की थी ना कि अगर किसी हमारे रिलेटिव्स का हाथ पैर टूट जाता है तो क्या करते हैं, बैंडेज लगा के उस पर लगा देता है। एलम इज वेरी यूजफुल फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। पोटाशियम पहले फिटकरी की चर्चा की थी। तब फिटकरी क्या है, अगर पानी में आप उसको डाल दें, ठीक है, तो ये प्यूरिफाई करता है। इसमें ही जर्म्स होते हैं उसको मार डालता है। इन डाइंग इंडस्ट्री इट इज ऑल्सो in leather industry, a smelling salt provides relief from common cold. स्मेलिंग सॉल्ट जो है इसका यूज होता है कॉमन कोल्ड, जो है सर्दी होती है उससे हमको रिलीफ देता है। स्मेलिंग सॉल्ट इज केमिकल कंपाउंड यूज फॉर इंक्रीजिंग द कॉन्शियस एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द कॉमन कोल्ड। इन एक्चुअल केमिकल कंपाउंड इज अमोनियम कार्बोनेट। वास्तव में अमोनियम कार्बोनेट होता है और इसको स्मेल सॉल्ट यूज करने से क्या होता है, हमको जिंगल सर्दी नहीं होती। भाई सर्दी तो भैया आजकल एक मान लो कि मेरे हिसाब से तो सोशल बहुत बड़ा इशू हो गया है। आज अगर मार्केट में आप चले जाओ, भाई कॉमन कोल्ड की बात मैं कर रहा था, तो आज मार्केट में चल जाओ और 2-3 बार जोर से खांस लो, 2-3 बार छींक दो, तो शायद भाई आसपास अगर जो लोग हैं वो आपको रास्ता दे देंगे और सब लोग आपसे दूर हो जाएंगे। क्यों कि भाई आजकल जो कोरोना है, कोरोना हमेशा डरो तो उससे है, तो खैर वो अलग बात है। लेकिन ये अमोनियम कार्बोनेट होता है, अगर इसका हम यूज अमोनियम कार्बोनेट का यूज करें तो कॉमन कोल्ड सबको रिलीफ होगी। नाइट्रेट को हम बोलते हैं पोटासियम नाइट्रेट। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोसिव एज गन पाउडर, फर्टिलाइजर, क्रैकर। तो नाइट्रेट क्या होता है, पोटासियम का कॉमन नाम पोटासियम नाइट्रेट है। इसका यूज होता है गन पाउडर। इस वर्ड है गन पाउडर। गन पाउडर को बोलते हैं बारूद, ठीक है, बारूद बनाने में, फर्टिलाइजर खाद बनाने में और पटाखे बनाने में इसका यूज होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास अभी आज से मेरा टाइम ज़्यादा हो रहा है, 23 मिनट्स हो चुके हैं। अगला जो क्लास होगा कल क्लास होगा ही मेरा, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हम इसकी चर्चा करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, और इसकी चर्चा करने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो आपके चैप्टर हैं 17 चैप्टर, ठीक है, आप ये देख लीजिए मतलब कंटेंट। तो इसमें आप देखते हैं कि 17 चैप्टर है और इस 17 चैप्टर में मेरे हिसाब से 9 हाफ क्रेडिट तक है, तो 4 चैप्टर है और 4 चैप्टर कोशिश करेंगे कि हम कर दें, या विद्यालय प्रशासन हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स को कैंसिल करें, या जैसा कि एज पर रूल आ चुका है सीबीएसई बोर्ड की कि कुछ चैप्टर कैंसिल हैं। खैर समय मिला तो मैं सारे चैप्टर कर दूंगा और भाई पूरे चैप्टर में कर दूंगा। उसके बाद जो आदेश होगा वो सेलेक्ट होगा, कोई बात नहीं, आपकी जानकारी तो अधूरी नहीं रहेगी, साइंस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज 5.3 यानी प्रैक्टिस टाइम 5.3, इसमें आपका टोटल क्वेश्चन है ए से लेकर
जे तक। तो इसमें आज हम आपको हाफ यानी ए से लेकर ई तक आपको हम बताएंगे, क्योंकि एक बार यह रिवीजन हो चुका है, अब फिर दोबारा रिवीजन चल रहा है, तो इसमें आप ध्यान देंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर, हाउ मेनी टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पर केवल टर्म बताना है। तो जो भी इक्वेशन लिया गया है, जैसे मान लो कि पहला फर्स्ट इक्वेशन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म है। तो 1 2 3, ये 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपका 3 टर्म है, तो आंसर क्या होगा 3। इस तरह से आपका जितना भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक, इसमें आपको मिलेगा। जैसे 7x² y, यहाँ पर आप सेकंड देखेंगे 7x² y, इसके बाद -4x² y, -4x² y और 5x² y, 5x² y। इस एक्सप्रेशन में आपको बताना है कि हाउ मेनी टर्म। तो यहाँ आप देख करके बता सकते हो 1 2 3, आंसर क्या होगा 3 टर्म्स। अब किसी में 2 टर्म्स भी है, 4 टर्म्स भी है, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। अब दूसरा जो इसमें चीज है कि राइट द टर्म्स सेपरेटली, यानी टर्म्स को सेपरेट करके लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो कितने टर्म हुए, तो आंसर आप देख सकते हो 3 टर्म्स हुए। लेकिन उस टर्म्स को बताना है, तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ ए बी, तो यहाँ पर ए बी फर्स्ट टर्म हुआ। सेकेंड टर्म कौन हुआ बी सी, इसको बी सी कर देना है। और थर्ड टर्म क्या हुआ सी ए। अब इसमें जो बारीकी है कि अगर निगेटिव है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है x³ - y³, ठीक है, तो आपने क्या किया, ये 2 टर्म हो गया, आंसर तो हो गया 2 टर्म। लेकिन इन दोनों टर्म कौन कौन है ना, तो राइट द सेपरेटली, यानी इसको अलग अलग लिखना है। तो पहला टर्म हो जाएगा x³ और दूसरा टर्म जो होगा -y³ होगा। तो ये फर्स्ट टर्म ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो x³ हो गया, और कॉमा दे करके सेकंड जो है वो y³ निगेटिव है तो -y³ हुआ। तो इस तरह से ए नंबर का जो क्वेश्चन है 1 से 6 तक ये आपका कंप्लीट हुआ। अब बी नंबर में देखिए, इसमें बताना है आपको क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। तो अभी प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बताया था कि अगर 1 टर्म्स है तो क्या है मोनोमियल है, 2 टर्म्स है तो क्या है बाइनोमियल है, और 3 टर्म्स को क्या कहते हैं ट्रिनोमियल, और 4 टर्म्स को क्या कहते हैं क्वाड्रिनोमियल। तो यहाँ पे क्लास एक सेक्शन जो दी है, इसमें सब्जेक्ट 5.3 का बी नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें 2x है, -x² है, x² bx प्लस c है, x प्लस 54² है, और 7 है, और लास्ट में इनकी प्लस 7 है। इसलिए आपको बताना है क्या चीज, इस टर्म, और उस टर्म में मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है, ट्रिनोमियल कौन है, क्वाड्रिनोमियल कौन है। तो आप देख करके बता सकते हो। जैसे मान लो कि x प्लस 54, क्या लिखा हुआ है x प्लस 54, इसका मतलब क्या हुआ, कितने टर्म हुए 2 टर्म हुए। और 2 टर्म को क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भाषा में बाइनोमियल, क्या कहते हैं बाइनोमियल। तो इस तरह से हम बी नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पर देखिए फाइंड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट का मीनिंग होता है गुणक, और इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर है वो किसमें गुणक है। तो आप सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सी नंबर क्वेश्चन में -5/7 लिखा हुआ है, -5/7 a² b। तो यह एक ही एक्सप्रेशन है और यह क्या है, वन टर्म का है, और इसमें वन टर्म का है, और वन टर्म में -5/7 a² b है। तो a² b का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा वो -5/7 होगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अगर कोई पूछता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो आपका जवाब क्या होगा, -5/7। तो जो -5/7 है, जैसे 3/4 है भी है, तो इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा, 3/4। तो जो नंबर होता है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो और चाहे सिंपल प्लेन में हो, तो उसको आप जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपका भी हो सकता है कि आप बताइए -xyz, यहाँ पर लिखा हुआ है -xyz, इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सा होगा। तो इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा -1। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी जिसमें नंबर नहीं है और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछता है तो उसका जवाब क्या होगा, -1। उसी तरह से PQQR, यहाँ पर P टू दी पावर, एक और क्वेश्चन देखिए, P टू दी पावर 3 है और यहाँ QR लिखा हुआ है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सा होगा, इसका आंसर होगा 1। तो इस तरह से न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की चर्चा कभी भी होती है तो आप इस चीज को बता देंगे कि कौन सा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। अब इसमें कोएफिशिएंट की बात है तो डी नंबर में आइए, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन दिया रहता है उसमें कोएफिशिएंट की चर्चा होती है। तो जिस कोएफिशिएंट को पूछता है उसको छोड़कर रेस्ट जो एक्सप्रेशन का टर्म बचता है उसको हम लिख देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर हम दे रहे हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ x into xy। यहाँ पर देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ पर लिखा हुआ है 2xy, और इस क्वेश्चन में बताना है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 2y, मतलब क्या होगा 2y में 2 और y ये x कोएफिशिएंट के रूप में है। इस x का वैल्यू हमको बताना है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना, तो x को छोड़ देंगे और बाकी जो रेस्ट बचता है 2 and y या कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो -3x² y³ है, तो इसमें -3y³ हो जाएगा और x² अलग कट जाएगा। तो इस तरह से डी नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल एंड दैट एग्जिस्ट पावर इज 5xy² xz। यहाँ पर लिस्ट पावर का मतलब क्या हुआ, लिस्ट पावर का मतलब हुआ कि सबसे छोटा पावर इस पर है, ठीक है। तो द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल दैट हैज लिस्ट पावर इन 5xy² z³।
तो यहाँ पर सबसे छोटा पावर है x पर, यानी इसका आंसर होगा x का कोफिशिएंट बताना है तो 5y² ठीक है, 5y² तो ये क्वेश्चन आपका। अब आइए लाइक टर्म, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म a² b² c² -2a² + 4a। यहाँ पर लाइक टर्म कौन सा है इसको देखना है। तो दो चीज आप जानिए, इसका आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में क्वेश्चन है a² + b² + c² -2a² और लास्ट में +4a। इसमें आपको लाइक टर्म बताना है, ठीक है। तो इसमें लाइक टर्म होगा, यहाँ पर देखिए 2a² और a², ये दोनों आपका लाइक टर्म है ना, यानी एक समान जो दोनों है, अगर 2a² है तो यहाँ पर क्या है a² है, बाकी इसमें कोई भी लाइक टर्म खिलाए नहीं। तो ये आप समझ गए कि लाइक टर्म में क्या होगा, आंसर में 4a² 2a² यानी -2a² और a²। क्लियर। तो यहाँ पर -2a² पहले a² और -2a², ये दोनों आपका क्या हुआ, लाइक टर्म हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि एक बार बताया जा चुका है, फिर ये दोबारा रिवीजन चल रहा है। कल आपका 1 से लेकर और J तक ये क्लास चलेगा। थैंक यू। Good morning, students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 7th क्लास को सिलेबस के अनुसार आप लोग का सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए 1 से लेके 4 लेसन तक का नोट्स तैयार कर दिया गया है। आप लोग आकर के ले लेंगे और उसी नोट से आप लोग की यूटी की परीक्षा होगी। परीक्षा में आप लोग का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों से क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव से भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा। और एक चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आप लोगों ने हिंदी के जगह पर उसका इंग्लिश वर्ड लिख दिया था, तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। हिंदी है तो हिंदी ही टाइप करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। तो अब मैं आप लोगों को फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ। आप लोग इसको नोट्स कर ले, मिला ले अपना बुक ले करके। जैसे मान लीजिए कि एक लेसन के फर्स्ट क्वेश्चन में है मौखिक क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन। तो मौखिक क्वेश्चन है कि शीतल बनने की प्रेरणा किससे प्राप्त हो रही है, तो इसका आंसर होगा कौन से। दूसरा है सृजन शब्द का अर्थ क्या है, तो सृजन शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना। तीसरा है जीर्ण का मोह किसका द्योतक है, तो यौवन और बुढ़ापे से। इसका ये आंसर होगा। इसके बाद ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग। एमसीक्यू फर्स्ट का है कवि किसके समान ऊंचा उठने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में इमारत के, खंबे के, गगन के। तो आपका ये तीसरा नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, गगन के। 2 नंबर क्वेश्चन में है नई विचारधारा से किसका रूप संवारा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन है वर्तमान का 1 नंबर में, 2 नंबर में अतीत का, 3 नंबर में इन दोनों का। तो इसका आंसर आप लोग का सही है इन दोनों का, यानी 3 नंबर का ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद
तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपका आता है कि परिवर्तन कैसा होता है। तो परिवर्तन कैसा होता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 में गतिहीन, 2 में गतिमय और 3 में स्थिर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, गतिमय। 4 में होगा, 4 का क्वेश्चन है कि कभी किसे स्वर्ग बनाना चाह रहा है। तो इसका ऑप्शन है अपने घर को 1 नंबर पर, 2 नंबर पर अपने जीवन को और 3 नंबर को धरती को। तो इसमें आपका 2 नंबर का जो आंसर है वही सही होगा, अपने जीवन को। 5वें नंबर क्वेश्चन में है कि प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, 2 में हरिवंश राय बच्चन और 3 में रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका आंसर सही है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में है खाली स्थानों को भरना है। तो कोई भी याद करके आप लोग को खाली स्थानों को भर लेना है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारे, पहला लाइन में भराएगा। दूसरे लाइन में नई भूमिका से चित्रों के रंग उतारो। ये तीसरे, तो ये एक का 2 लाइन पूरा हो गया। फिर दूसरे में है देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करे धरा समता की दृष्टि से। फिर 3 नंबर में है सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल सा समय। ये आपका ब्लैंक होगा। इसके बाद व्याकरण के कुछ क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द हो या समानार्थी शब्द हो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो जैसे स्वर्ग का हो जाएगा विष्णु लोक और क्षीर सागर, चांद का हो जाएगा शशि और चंद्रमा, गगन का होगा आसमान और आकाश, दुनिया का विश्व और संसार, पवन का हवा और मलय। तो ये हो गया। इसके बाद आप लोग का है कि वर्तनी को सुधार करके लिखना है। जैसे ज वा ला लिखा हुआ है, तो इसको सही हम लिखेंगे कैसे। तो यानी ज्वाला, इस तरह से इसको सुधारना है। तो आप लोग सुधार करके इसको बना लेंगे। इसके बाद आ रहे हैं कि प्र शब्द जड़ जोड़ करके नए शब्द बनाइए और उनका अर्थ भी बताइए। तो इसमें है जैसे बल है, तो बल में प्र शब्द लगाएंगे तो प्रबल हो जाएगा और इसका मीनिंग हो जाएगा आगे। तो अभी सेंटेंस बनेगा कि वह अपने कार्य में सदा आगे रहता है। इस तरह से आप उपसर्ग लगा करके इसका अर्थ भी लिखना है और सेंटेंस भी बनाना है। दूसरा है जड़, तो जड़ से हम उपसर्ग लगाएंगे नी, तो निडर हो जाएगा। निडर का मीनिंग होता है निषेध, यानी काम पे रुकावट। वह डर गया इसलिए काम उसकी रुक गई, इसलिए वह निडर है, हो गया निडर। तीसरा में हार है, तो हार में उपसर्ग लगाएंगे सृजन, सृजन हार हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा निर्माण करना। तो नए युग का निर्माण होगा, निर्माण करना या बनाना, दोनों मीनिंग हो सकता है। अब चरण में उपसर्ग लगाएंगे आ, तो क्या बनेगा आचरण। तो आचरण यानी आपका आचरण कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, उसका आचरण सही है, ये सेंटेंस बनेगा। अब देश में उपसर्ग लगेगा भी, तो भी उपसर्ग लगने के बाद ये बन जाएगा विदेश। विदेश यानी दूसरा देश। देश होता है अपना देश और विदेश हो गया दूसरा देश। तो मैं दूसरे देश से आ रहा हूँ, ये आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद संभव, संभव है शब्द आपके पास
और इसमें उपसर्ग लगा दिए तो आपका शब्द बन जाएगा असंभव। असंभव का मीनिंग होता है खेद, है ना, यानी किसी कार्य में रुकावट आ गई, खेद पहुंच गया, तो बहुत असंभव कार्य है, इसका मीनिंग सेंटेंस इस तरह से बनेगा। इसके बाद दिन, दिन में प्रति उपसर्ग लगा दीजिए तो प्रतिदिन हो जाएगा। प्रतिदिन का मीनिंग होता है प्रत्येक दिन, तो अब आप सेंटेंस बना सकते हैं वह प्रतिदिन गृह कार्य करता है। जैसे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग प्रतिदिन अपनी पढ़ाई करते हैं। तो ये रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन 1 का। फिर आगे कल बताएंगे और आप लोग इसकी तैयारी अच्छा से कर लें। नोट्स बन चुका है तो सभी लोग आकर के नोट्स ले लेंगे और ध्यान रखेंगे कोई भी हिंदी के पेपर में इंग्लिश वर्ड नहीं इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद। अच्छा, हम कर देता है।